सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 5 की। भूगोल का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर यानी अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, है ना। हमें इन प्रश्नों के उत्तर दरअसल संक्षेप में लिखने हैं। इस पर पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस अध्याय में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा था और इस अध्याय पर बना हुआ एक सरल भाषा में विस्तृत वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल की जब बात आती है तो नाम आता है सबसे पहले जलमंडल का, है ना। सबसे पहले है जलमंडल, फिर है भूमंडल, फिर है वायुमंडल और फिर है जीव मंडल। ये जो 4 नाम अभी हमने देखे ये पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कहलाते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो है कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप की जब बात आती है तो हमारे जहन में ये 7 नाम आ जाते हैं। एशिया, है ना, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, जब हम भूगोल पढ़ते हैं ना तो उस समय हमारी जो कल्पना शक्ति है वो उसमें नक्शे ज़रूर आ जाने चाहिए, है ना। स्थिति अवस्थिति के बारे में हमें पता ज़रूर होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ एशिया तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप विश्व मानचित्र पर एशिया को अपनी कल्पना में देख पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप एटलस की सहायता भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गए पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 की अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है कि 2 महाद्वीपों के हमें नाम लिखने हैं जो पूरी तरह से कहाँ पर स्थित हैं? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अभी नाम लिख देते हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है अंटार्कटिका। बात क्या की जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध की, है ना। हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार से है ना। पूरी तरह से गोल तो ऐसी नहीं है लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। और जब हम पृथ्वी बनाते हैं तो उसमें ये है भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा जो है इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, ये आप जानते हैं ना। ये जो है ये उत्तर दिशा है तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये जो है ये है आपका क्या? दक्षिणी गोलार्ध, है ना। गोलार्ध मतलब आधे गोले की बात हो रही है ना। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है? इस दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? वायुमंडल की विभिन्न परतों के हमें लिखने हैं नाम। अभी लिख देते हैं दोस्तों। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर बांट दिया गया है 5 परतों में। ठीक है, अब इन परतों को पृथ्वी की सतह से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले नाम आता है क्षोभ मंडल का, फिर नाम आता है समताप मंडल का, फिर आता है मध्य मंडल, इसके बाद में आता है आयन मंडल और फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ना। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग है स्थल। जल से आच्छादित होने के कारण, घिरे होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का अधिकतम भाग नीला दिखाई देता है जल की वजह से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध आखिर क्यों कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी का
अधिकांश स्थलीय भाग जो है वो स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए उसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी भाग को, है ना, ये वाले भाग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, जीव मंडल जो है स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित दायरा है, सीमित भाग है ना। यह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जीवन अस्तित्व में है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत दिए हुए ये तमाम 7 प्रश्न और इनके उत्तर समझ में आ गए होंगे। आपने देख लिया होगा कि एक सटीक उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, जो है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही विकल्प लिखिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो हमें दिया हुआ है वो क्या है? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को करती है अलग? क एंडीज, ख हिमालय या ग यूराल? तो इसका सही उत्तर है यूराल। हमने अध्याय में विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से, जल संधि से या नहर संधि से? इसका सही जवाब है क, यानी स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक यानी ज्यादा है? तो इसका सही जवाब है क, यानी नाइट्रोजन। फिर है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल या थल मंडल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग, यानी थल मंडल। इसके बाद में अंतिम हमारा जो सही विकल्प है वो है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है एशिया, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है, खाली स्थान हमें जो है भरने हैं। ठीक है, सबसे पहला, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग खालिस्तान प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो उत्तर है वो है मेरियाना पर्वत। ठीक है, क्या है? मेरियाना पर्वत, है ना। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं दूसरे खालिस्तान की। तो वो है, खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। हम जानते हैं वो नाम कौन सा है? हिंद। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तीसरा है, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। वो क्या है? तो वो है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी पर स्थल जो है वो जल और हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। चौथा खालिस्तान है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मिलाकर के क्या? यूरेशिया, है ना। फिर पांचवा खालिस्तान है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर खालिस्तान है। तो वो कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट, है ना। दोस्तों, हमें जो है इस अध्याय में कुछ मंडलों के बारे में भी बताया गया था, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अध्याय का नाम ही क्या था? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें भूमंडल की, है ना, तो उसके बारे में हमें क्या बताया था कि पृथ्वी का जो सबसे ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, है ना। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस अध्याय पर बना हुआ हमारा वीडियो ना देखा हो, है ना। तो एक बेसिक जानकारी की बात मैं इस समय आपसे कर रहा हूं, जिससे कि अभी जो प्रश्न और उत्तर देखे हैं ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, सहायता मिलेगी आपको और अच्छे से इन्हें याद करने में, है ना। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, है ना। अब गैस की वो परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से पृथ्वी को घेरती है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जिस पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं, है ना। हमें बताया गया था भूमंडल के बारे में कि भूपर्पटी की चट्टानें और मिट्टी की जो पतली परत है उनसे ये बना होता है क्या? भूमंडल, जिसमें क्या होता है? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। जीवों में हम भी आ जाते हैं। पृथ्वी की सतह जो है उसको 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है ना।
बड़े स्थलीय भूभागों को हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं और जो बड़े जलाशय हैं उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर जो हैं दोस्तों वो आपस में क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है। इस स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है ना। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वो समुद्र तल से 8,848 है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8,848 मीटर ऊंचा जो है माना जाता है। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो किसका है, वो है आपको याद होगा प्रशांत महासागर का, आपने नाम सुना होगा है ना। इसका जो मेरियाना गर्त है, ठीक है, मेरियाना गर्त, ये जो मेरियाना गर्त है ये है, जिसकी गहराई जो है कितनी है, इसकी गहराई है मेरियाना गर्त की 11,022 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, महाद्वीप की, है ना। अभी जो है ये हमने बेसिक जानकारी देखी भूमंडल के बारे में, उसके भाग के बारे में। महाद्वीप की अगर बात करें तो हमने देखा ना कि पृथ्वी पर कितने प्रमुख महाद्वीप हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप है। अभी हमने उत्तर में देखा था, मैं आपको बता दूं, देखिए 7 प्रमुख महाद्वीप का यहाँ पर जो है जिक्र किया जा रहा है। ये 7 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं, ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, है ना। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है दोस्तों। ये महाद्वीप जो जिनका अभी हमने नाम लिया है ना, ये विश्व के मानचित्र पर भी आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एशिया की, है ना, तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऊपर की ओर, ठीक है। और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती, हम जानते हैं। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, ठीक है ना। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया, है ना। अब अगर बात करें हम यूरोप की एशिया के बाद, तो यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक व्रत जो है वो इसी से होकर के गुजरता है, ठीक है। और 3 तरफ से जल से ये घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखने पर पता चलता है इसकी स्थिति का। फिर अगर हम बात करें अफ्रीका की, है ना, यूरोप की हो गई। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो है दोस्तों वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत व्रत या शून्य अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। हम देखें तो पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सा, अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। सहारा का रेगिस्तान जो है, नाम सुना होगा आपने, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है ना। विश्व के मानचित्र को देखने पर पता चलता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील, जिसे कहा जाता है नील नदी, वो अफ्रीका से होकर के गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में अफ्रीका के बाद में अगर हम बात करें दोस्तों तो किसकी बात कर सकते हैं, उत्तरी, है ना, उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी अमेरिका की, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है उत्तरी अमेरिका। और मैं आपको बता दूं कि यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। दोस्तों ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं जिनसे उत्तर अमेरिका घिरा हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, उत्तर अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका की। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सही, दक्षिणी गोलार्ध में। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसकी वजह भी यही है। इसके बाद में अंत में बात कर लेते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना।
दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है और चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से दोस्तों ढका हुआ रहता है ना। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है, एक अलग बात है, और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है। इसके नाम है क्या? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी, है ना। फिर हमने जलमंडल और वायुमंडल के बारे में भी जो है जाना। जीवमंडल क्या होता है आप जानते ही हैं, है ना। जीवमंडल जो है वो स्थल, जल और हवा इनके बीच का एक सीमित भाग है। अभी हमने एक उत्तर में पढ़ा था, यह वह भाग है जहाँ पर क्या है? जीवन मौजूद है। जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं दोस्तों, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से ही जुड़े हुए हैं। दोस्तों जीवमंडल के जो प्राणी है ना, इनको मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल जो है आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा गया तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप हो गया, पृथ्वी की सतह पर क्या हो जाता है? परिवर्तन लेकर के आता है। हाल ही में सुनामी के कारण क्या हुआ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग जो है वो पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल जो है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं बचा। यह जल जो है दूसरे जीवों को भी क्या करता है दोस्तों? नुकसान पहुंचाता है ना। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र आप जानते हैं ना, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ हो गया, ये सब क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, आप जानते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण दोस्तों पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, आप जानते होंगे। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की क्या है? हमें महती आवश्यकता है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद भी आया है तो आपसे अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस वीडियो को, प्रश्न और उत्तर को। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी अगली जानकारी, अगले अध्याय, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।